नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट की प्लानिंग हो या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, इसके लिए बहुत इंतजाम करने पड़ते हैं, वो भी बहुत पहले से ही। अपने निवेश और लक्ष्यों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इसे लेकर हमारे पास कई सवाल आते हैं और उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं। और जवाब देने के लिए हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर तनवीर आलम। तनवीर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब लेंगे। कई ऐसे सवाल भी हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे और बढ़ने के लिए कैसे टिप्स की ज़रूरत होती है। कईयों ने अपने गोल सेट किए हैं, उसके हिसाब से क्या उन्होंने फंड्स चूज़ किए वो सही है कि नहीं। और इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल हम बेंगलुरु से विपिन जी का लेते हैं। इन्होंने हमें ईमेल करके अपना सवाल भेजा है, उनके बारे में बताएं। विपिन कहते हैं कि 32 साल इनकी उम्र है और सालाना कमाई इनकी 35 लाख रुपए है। 20 साल में इन्होंने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य अपने पास रखा है और म्यूचुअल फंड के जरिए 30 से 50 हजार रुपए प्रति महीना ये निवेश भी कर सकते हैं। 35 लाख रुपए सालाना एक हाई इनकम ग्रुप में ही हम इसको करेंगे डेफिनेटली इंक्लूड। लेकिन जो इन्होंने अपने लिए लक्ष्य सेट किया है 20 साल में 10 करोड़ रुपए, 32 साल 52 साल में इन्होंने रफली ये लक्ष्य अपने लिए रखा है, लेकिन किस पर्पस के लिए रखा है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसलिए दर्शकों से हमेशा दरख्वास्त रहती है कि आप जो लक्ष्य सेट करते हैं वो भी हमें बताइए, जिससे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम आपको, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेटर टिप्स दे पाए। अब कुछ फंड्स भी इन्होंने अपने लिए जो चूज़ किए, जिसमें इन्होंने निवेश किया है। कुल 9 फंड्स हैं इन्होंने जो अपने लिए रखे हैं, जिसमें रिलायंस टॉप 200 फंड है, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, रिलायंस स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी। 9 फंड्स इनके लक्ष्य के हिसाब से, इनकी सैलरी के हिसाब से पोर्टफोलियो आपको क्या लगता है कि 9 फंड्स में आपको लगता है वाकई इन्हें निवेश करने की जरूरत है एसआईपी के थ्रू? ओके। पहले तो इन्होंने लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए डिसाइड किया है, जो कि सही मायने में सही तरीका है निवेश करने का। तो सबसे सही निर्णय वो है। और रही बात, इन्होंने जो अपने लक्ष्य तय किया है कि वो 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं 20 साल के बाद। अगर मैं एक अजम्पशन ले लूँ कि एक इनके निवेश में 12% रिटर्न आता है और वो 20 साल के बाद सिर्फ 50,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं, तो उनको 5 करोड़ रुपए तक का ये राशि इकट्ठा हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये 12% के से ज़्यादा रिटर्न मिले उनको, मान लीजिए रिटर्न करीब 16% मिलता है, तो ये जो वो सिर्फ 50,000 रुपये प्रति माह निवेश कर रहे हैं, साल का 6 लाख रुपए, 20 साल में वो 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे। ये राशि बढ़ के इनको 10 करोड़ रुपए वो उनको मिलेगा पूरा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? तो मैंने एक एनालिसिस किया था, पिछले 20 साल जिन फंड ने कंप्लीट कर लिया है, 5 ऐसे फंड हैं जिन्होंने 20 साल का फासला या जर्नी तय कर लिया है और वो 20 साल पुरानी फ़ंड है। उसकी एनालिसिस मैंने की थी। अगर ये उस पर वो सिर्फ 50,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं, तो साल का 6 लाख रुपए, 20 साल में वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए निवेश करते हैं। ये 1 करोड़ 20 लाख 5 फंड में नाम ले रहा हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, उनका 1 करोड़ 20 लाख रुपए बढ़ के 15 करोड़ 28 लाख हो गया होता आज के दिन में। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड बढ़कर करीब 23 करोड़ 96 लाख हो गया होता। एचडीएफसी इक्विटी 20 करोड़ 38 लाख, एचडीएफसी टॉप 200 14 करोड़ 21 लाख और रिलायंस ग्रोथ 22 करोड़ 57 लाख हो गया होता। तो ये मुमकिन है कि अगर आप सही और डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते हैं प्रति माह, एक बहुत बड़ा रकम या वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही आसान है इसके ज़रिए। डेफिनेटली आपने एनालिसिस करके कुछ फंड्स भी चूज किए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जो अभी प्रेजेंट इनका पोर्टफोलियो है उसमें 9 फंड्स हैं, जिसमें शॉर्टलिस्ट करके आपने
कुल 5 फंड्स इन्हें बताए हैं जिसमें निवेश करके इनके प्रीवियस डेफिनेटली परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हें इतना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं अपने लक्ष्य के हिसाब से, जो कि फेयरली एक अच्छा लक्ष्य है और जिसमें ये कर सकते हैं। दूसरा रीजन है कि बहुत ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन, देखिए डिवर्सिफिकेशन हमेशा से एक रिस्क रिडक्शन का जरिया है। जैसे आप रिस्क डिवर्सिफाई करते हैं, रिस्क कम होता है, लेकिन आप कभी ओवर डिवर्सिफाई करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपकी रिटर्न्स जो है और भी कम हो जाएंगी। तो ओवर डिवर्सिफिकेशन ना करें। 4 से 5 अगर अच्छे फंड्स आपने चुने हैं वो आपके लिए बहुत है और ब्रॉडली पूरी मार्केट कवर हो जाती है। और बेस्ट नज़रिया निवेश का यही है कि आप अपने गोल के हिसाब से निवेश करें। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स, मीडियम टर्म गोल्स के लिए बैलेंस फंड या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी फंड का इस्तेमाल करके निवेश करें। ऑलराइट, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ऑल्टर करने की ज़रूरत है, थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। और जो फंड्स जो कि हम दिखा भी आपको रहे निवेश के विकल्प हमारे एक्सपर्ट ने बताया, वो आप डेफिनेटली अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और अपने जो कॉर्पस आपने अपने लिए चूज़ किया है, जो भी आपका गोल होगा उसके हिसाब से हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। राजनांदगांव से यशवंत जी ने हमें सवाल भेजा है यहाँ पर, तनवीर। इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 5 साल में 40 लाख रुपए के कॉर्पस इकट्ठा करने का। 44 साल के हैं ये, सरकारी नौकरी है इनकी और 5 लाख रुपए इनकी सालाना कमाई है। अब इन्होंने एक्चुअली अपने जो लक्ष्य है वो 2 हिस्सों में हमें बताया है। 2 साल में इन्हें 15 लाख रुपए चाहिए और 5 साल में 40 लाख कमाई का लक्ष्य इनके पास है। अब क्योंकि इनकी उम्र 44 साल है तो ऐसे में 48 साल में और उसके बाद लगभग 50 साल तक इन्होंने आपको इनके 2 लक्ष्य पूरे करने हैं। कुछ इन्होंने अपने इंश्योरेंस नीड्स जो रही है इनकी वो हमें डिटेल में बताई। LIC जीवन मित्रा में 1 लाख का कवर है, 480 रुपये प्रति महीना इनका प्रीमियम जाता है, जिसमें LIC जीवन साथी 1 लाख का कवर है जो कि 470 रुपये प्रति महीना इनका प्रीमियम जाता है। इसके अलावा और क्या इनके निवेश है ये इन्होंने डेफिनेटली हमें बताए नहीं है, लेकिन अब इस प्रेजेंट सैलरी के साथ, इनके होराइजन के साथ और जो उन्होंने लक्ष्य चूज किया है, आप इनके लिए क्या फॉर्मूला बताएंगे? देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने टाइम होराइजन का जिक्र किया था कि लंबे टाइम होराइजन में वेल्थ क्रिएट होता है। वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हम लोग स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि टाइम होराइजन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है और सही मायने में पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर 5 साल के पहले इफ़ेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहती, तो अब इनका जो गोल है, मेन लक्ष्य है, सब 2 साल और 5 साल के दरमियान में है। और आप जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से इनको ये निवेश करने के जो सलाह दूंगा मैं, ये सेफ्टी और लिक्विडिटी में फोकस करें और रिटर्न चेज ना करें। और इन्होंने जो अपना ये पोर्टफोलियो डिस्क्राइब किया है, ये पूरी तरह मुकम्मल नहीं है, ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। तो मैं क्योंकि इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं हमको डिफाइन किया गया, केवल उनकी 2 LIC पॉलिसीज़ हैं, सो इसमें कमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म होराइजन बेस्ड ऑन उनकी जो सैलरी है, ये मुमकिन थोड़ा नहीं लग रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन ये जो LIC की पॉलिसीज़ हैं, इनमें मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये LIC के दोनों एंडाउमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि आज के दिनों में बिल्कुल सही नहीं है और ये बेहतर रिटर्न के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। आप मान लीजिए 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, और इंडिया ने स्कोर किया था 189 रन 60 ओवर्स में और इंडिया मैच जीत गई थी। आज के दिन में लोग 20 ओवर्स में लोग इस तरह के रन बनाते हैं, इससे भी ज़्यादा बना लेते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि ये जो स्टाइल फॉर्मेट था पुराना हो गया। इसी तरह LIC के एंडोमेंट जो प्लान्स हैं हमारे फादर के टाइम में आउटडेटेड हो गए हैं। फादर के टाइम में जब इंटरेस्ट रेट 12% था, इन्फ्लेशन 4% था, उस समय यह सही चलता था। लेकिन आज के दिन में बिल्कुल भी ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के निवेश ना करें। तनवीर, अगर हमें मान लें कि इन्होंने अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए अगर इन्हें SIP का रूट अपनाना है, हो सकता है कि इन्होंने कहीं पर SIPs की भी हो जो कि इन्होंने मेंशन नहीं की है, तो 2 साल में 15 लाख और 5 साल में 40 लाख का जो इन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा है,
तो एसआईपी के रूट के जरिए कैसे अपना ये निवेश आगे बढ़ा सकते हैं? कौन से फंड्स आप इन्हें रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगर 5 साल में इनको 40 लाख चाहिए तो कम से कम एज अ थंब रूल अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। और फंड्स में कुछ जो कि जिसके थ्रू ये जा फंड्स सकते हैं? जो बेस्ट होंगे इनके लिए मीडियम टर्म होराइजन के लिए वो है आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस फंड। ये जिस तरह के फंड वो निवेश कर सकते हैं और इस टाइम होराइजन के लिए बेस्ट सूटेड फंड्स हैं। ऑलराइट, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल एक्चुअली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। रिटायरमेंट पे हमने एक्चुअली कई एपिसोड्स किए हैं मनी गुरु के अब तक, तनवीर। सो डेफिनेटली अब रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होता है किसी के लिए भी, अपने जो भी उसका पोर्टफोलियो प्लानिंग है उसके लिए। अब यही सवाल बीट से शिवाजी बारगे जी का भी है। रिटायरमेंट प्लानिंग इन्होंने अपने लिए चूज़ की है, कैसे आगे बढ़ें, लेकिन 46 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग की है। अपने कुछ डिटेल्स इन्होंने बताई है, जैसे मंथली जो इनकी इनकम है वो 45,000 रुपये है, लेकिन हाथ में हर महीने इनका 28,597 रुपये आते हैं, क्योंकि मासिक खर्च उसमें से 20,000 रुपये वो खर्च कर देते हैं। 2027 में क्योंकि इन्हें रिटायर होना है, 500 रुपये की इनकी आरडी और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड 4,858 रुपये का है। लेकिन कुछ इन्होंने अपने लिए जो फंड्स हैं वो भी जो किए हैं, उन्होंने चूज़ अपने लिए किए हैं। लेकिन अब अगर बताएं इसके बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग जो 46 साल की उम्र में, आपको लगता है कि ये सही एज है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, या इससे पहले भी शुरुआत कर सकते थे? सही मायने में तो रिटायरमेंट प्लानिंग आप जिस दिन पहली जॉब ज्वाइन करें उस दिन से स्टार्ट हो जानी चाहिए। बेसिकली जितने जल्दी आप ये डिसीजन लेंगे और अपना प्लानिंग स्टार्ट करेंगे उतनी ही ईजी होगी एक अच्छी कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। खैर बहरहाल इन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट प्लानिंग का जिक्र किया है, 46 इनकी एज है। इन्होंने डिफ़ाइन किया कि 11 साल के बाद ये रिटायर करें, 2027 में डिफ़ाइन किया है। तो 11 साल के बाद रिटायर होना चाहते हैं। एक जो सही चीज़ इनके लिए इनके फेवर में वर्क कर रहा है, इनके मंथली एक्सपेंडिचर्स बहुत कम है, 20,000 रुपये प्रति माह है, जिसके हिसाब से इनको जब वो रिटायर्ड होंगे उस समय यही जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 46,000 रुपीज़ पड़ेगा उनको मंथली एक्सपेंडिचर्स। उस लिहाज से उनका जो निवेश की कॉर्पस होगा, रिटायरमेंट कॉर्पस, अप्रॉक्सीमेटली इनको 1 करोड़ रुपये राशि इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये इसके लिए इन्होंने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है इसमें अगर कंटिन्यू भी करते हैं तो मोरलेस इनकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्लीट होती है, एक छोटी सी डिफिशिएंट रह जाती है 10% की, जो वो एडिशनल 3-3.5 हज़ार रुपये प्रति माह निवेश करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनके पोर्टफोलियो में एक ही प्रॉब्लम जो मुझे दिखा कि ये सारे फंड उन्होंने एसबीआई फंड्स के लिए हैं। हाँ, कुछ इन्होंने फंड्स इनफैक्ट अपने जो चूज किए हैं ये एसबीआई के ही सारे हैं, सारे फंड जो कि हम अपने टेलीविजन सेट्स पर भी दिखा रहे हैं। तो निवेश एक ही टाइप ऑफ फंड्स में है। तो इनसे यही सलाह रहेगी कि डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट फंड मैनेजमेंट कंपनीज में निवेश करें, ताकि वो मान लीजिए किसी वजह से एक फंड मैनेजर का व्यू गलत जाता है या ख़राब होता है तो ये सारे फंड्स अफेक्ट ना हो। और दूसरी बात क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स के फंड होते हैं, डिफरेंट फंड मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं, और एक काबिलियत, जैसे एक क्रिकेट टीम होती है, हर बैट्समैन एक तरह बैट नहीं करता, किसी बॉलर की ज़रूरत होती है, बैट्समैन की ज़रूरत होती है। उसी तरह इनकी पोर्टफोलियो में फिक्स इनकम और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इनकी फ़ंड में मैं कुछ तब्दीली चाहूँगा। बेसिकली एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड में ये कंटिन्यू कर सकते हैं, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी ये ऐड कर सकते हैं उसमें, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकली स्मॉलर कंपनीज फंड और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ये कॉम्बिनेशन उसको काफ़ी डिवर्सिफाइड कॉम्बिनेशन है, डेट इक्विटी दोनों की एलोकेशन उनकी हो जाएगी, और ये अपने जो टारगेट कॉर्पस है 1 करोड़ का रिटायरमेंट का, ये बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। डेफिनेटली। और कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो शायद ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ऐसे ही पोर्टफोलियो का। तो आप एक ही टाइप के फंड्स में अपने सारे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और डेफिनेटली तनवीर यहाँ पर बार बार क्रिकेट का एग्जाम्पल ज़रूर दे रहे हैं, फाइनेंशियल एग्जाम्पल्स के तौर पर भी, लेकिन बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स है तनवीर डेफिनेटली, क्योंकि क्रिकेट लोग बहुत पसंद करते हैं। शायद वो मैथमेटिक्स वो अपने पोर्टफोलियो में भी लगाए तो डेफिनेटली सेंचुरी पे सेंचुरी ज़रूर जड़ सकते हैं।